आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय इतिहास के एक बेहद शानदार और महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने वाले हैं। बिना किसी आधुनिक राजनीतिक विवाद या मिलावट के हम सीधे ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर मराठा साम्राज्य के उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब सोचिए जरा, दक्कन के पठार से उठा एक दूरदर्शी नेता आखिर कैसे एक पूरे क्षेत्र को एकजुट कर लेता है और उस समय के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देता है। ये कहानी सिर्फ तलवारों और युद्धों की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत विजन और अटूट साहस की है। आज हम जिन मुख्य ऐतिहासिक बिंदुओं पर नजर डालेंगे वो हैं मराठा शक्ति की शुरुआत, स्वराज का असली मतलब, मुगलों से सीधा टकराव, आगरा का वो मशहूर और साहसिक पलायन, मराठा प्रशासन का ढांचा और आखिर में संभाजी का संघर्ष। तो सबसे पहले बात करते हैं मराठा शक्ति की जड़ों की। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दक्कन के पठार की जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कमाल की बात यह है कि किसी भी राजनीतिक विद्रोह के शुरू होने से बहुत पहले ही दक्कन के इस ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके ने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। यहाँ के किलों की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें डिफेंड करना काफी आसान था, और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन के संतों ने जातिगत भेदभाव को मिटाकर पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। मतलब जमीन पहले से ही तैयार हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और उनके शुरुआती जीवन और स्वराज के उस दृष्टिकोण पर बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। शिवनेरी किले में 19 फरवरी 1630 को जन्मे शिवाजी के मूल्यों का निर्माण मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव ने किया था। माता जीजाबाई की जो नैतिक शिक्षाएं थी ना, उन्होंने असल में उनके भीतर एक महान और दूरदर्शी शासक के बीज बोए थे। और इन्हीं शिक्षाओं से जन्म हुआ स्वराज के आइडिया का। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि आप इसे वो वैचारिक इंजन कह सकते हैं जिसने पूरे मराठा आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसका सीधा सा अर्थ था एक ऐसा स्वतंत्र शासन जो पूरी तरह से जनता के कल्याण पर केंद्रित हो, बिना किसी बाहरी या विदेशी नियंत्रण के। इस विजन को हकीकत में बदलने की शुरुआत भी बहुत तेजी से हुई। 1646 में तोरण किले पर विजय से लेकर 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने तक उन्होंने बहुत ही कम समय में एक-एक करके किलों को सुरक्षित किया और अपने प्रभाव क्षेत्र को तेजी से बढ़ाया। अब जाहिर सी बात है, जब विस्तार इतनी तेजी से होगा तो मुगलों का ध्यान तो जाएगा ही, और यहीं से शुरू हुआ एक कूटनीतिक और रणनीतिक टकराव। मराठों को रोकने के लिए औरंगजेब ने दो बहुत ही बड़ी चालें चली। पहले विशाल सेना के साथ अफजल खान को भेजा, जिसे शिवाजी ने प्रतापगढ़ में अपनी चतुराई और हथेलियों में छिपे बाघ नख से मात दी। और फिर शाइस्ता खान, जिसे पुणे में उसी के शयन कक्ष में औचक हमला करके उंगलियां कटने के बाद वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस का एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन देखिए, राजनीति में हमेशा जीत ही नहीं मिलती, कभी-कभी रणनीतिक समझौते भी करने पड़ते हैं। 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह ने पुरंदर के किले की कड़ी घेराबंदी कर दी। लगातार 3 महीने की इस घेराबंदी के बाद पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत मराठों को एक बड़ा समझौता करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने 35 में से 23 किले और भारी राजस्व वाली भूमि मुगलों को सौंपनी पड़ी। इसके बाद साल 1666 आता है, और ये साल इस पूरी ऐतिहासिक कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जो किसी भी इंसान को हैरत में डाल दे। ये पूरा घटनाक्रम सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आगरा दरबार में उन्हें तीसरी पंक्ति में खड़ा करके अपमानित किया गया और फिर नजरबंद कर दिया गया। लेकिन यहां उन्होंने कमाल के धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल किया। पहले बीमारी का बहाना बनाया, फिर ठीक होने की खुशी में मिठाइयां बंटवाईं, और अंत में उन्हीं मिठाई की बड़ी टोकरियों में छिपकर वे अपने पुत्र के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए। इसके बाद शुरू होता है एक नया अध्याय, राज्याभिषेक और एक बेहद सुव्यवस्थित मराठा प्रशासन की शुरुआत। आगरा से सुरक्षित महाराष्ट्र लौटने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका एक भव्य राज्याभिषेक हुआ, और यही वो ऐतिहासिक दिन था जब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की आधिकारिक तौर पर स्थापना की। अब जरा उनके प्रशासन के इस मॉडल को देखिए, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो आज के मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम जैसी ही थी। हर मंत्री की भूमिका बिल्कुल साफ थी, चाहे वो सेना का नेतृत्व हो, फाइनेंस हो, इंटेलिजेंस हो या फिर न्याय व्यवस्था। इसने पूरे प्रशासन को बेहद कुशल बना दिया था।
इकोनॉमी की बात करें तो उनका रेवेन्यू सिस्टम दो मुख्य करों पर टिका था। पहला था चौथ, जो किसी भी क्षेत्र की वार्षिक आय का 1/4 हिस्सा होता था। ये कर मुख्य रूप से बाहरी आक्रमणों से उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाता था। और चौथ के साथ ही सरदेशमुखी नाम का एक अतिरिक्त कर भी लागू किया गया था, जो आय का 10वां हिस्सा होता था। इन दोनों ने मिलकर मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत ही ठोस और मजबूत इकोनॉमी तैयार की। उनके प्रशासन की एक और बहुत ही खास बात थी इसका समावेशी होना। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने मराठा नौसेना का निर्माण और विस्तार किया तो उसका नेतृत्व दरिया सारंग जैसे मुस्लिम कमांडरों को सौंपा गया। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सत्ता का हस्तांतरण और संभाजी महाराज का वो संघर्ष जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी ने सिंहासन संभाला। ये उनके लिए कोई आसान सफर नहीं था। उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से भीषण संघर्षों का सामना करना पड़ा। अंततः 1689 में अपनों के धोखे के कारण वो मुगलों द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें घोर यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने अपना मराठा स्वाभिमान और धर्म त्यागने से बिल्कुल इनकार कर दिया। संभाजी महाराज के सलाहकार कवि कलश की इन पंक्तियों से प्रेरित ये शब्द उनके आखिरी दिनों के गहरे भावनात्मक प्रतिरोध को दर्शाते हैं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। यह उस अदम्य साहस का प्रतीक है जो मौत के सामने भी नहीं झुका। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। इतिहास की ये घटनाएं सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं। मुश्किल वक्त में दृढ़ संकल्प, कुशल प्रशासन और पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की जो रणनीति इस साम्राज्य ने दिखाई, उससे आज हम क्या सीख सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि तथ्यों पर आधारित हमारे ये एक्सप्लेनर आपको इतिहास को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो सोचिएगा जरूर।